मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि जर्मन यूनिफिकेशन कैसे हुआ, इटालियन यूनिफिकेशन कैसे हुआ। तो जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन? क्या कोई आर्मी किसी देश को बना सकती है? तो 1848 के बाद जो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना थी ना, वो मूव हो गई फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन। मतलब डेमोक्रेसी लानी है या फिर आंदोलन करने हैं, इससे हट करके नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो थे ना वो मोबिलाइज किए कंजर्वेटिव्स ने, प्रमोट करने के लिए स्टेट पावर को और अचीव करने के लिए पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। मतलब पहले तो था कि भाई देश में चीज़ें ठीक करो, फिर नेशनलिज्म की भावना ये हो गई कि भाई देश को एकजुट करो और अपने देश को एकजुट करने के बाद यूरोप में सबसे ताकतवर बनो। तो ये हो गया कि अपना घर ठीक हो गया, अब पड़ोस में अपना दबदबा बनाते हैं। ये वाली कंडीशन अब यूरोप की हो गई थी। ये हम लोग कैसे ऑब्जर्व करते हैं कि भाई जर्मनी और इटली में क्या चल रहा था कि जर्मनी और इटली में जो छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ था, अब उन्होंने सोचा कि हम इकट्ठे होंगे, ताकतवर होंगे, ताकि आसपास के लोग हमसे डरें। तो इसलिए घर घर में आपस में हम लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। ये वाली कंडीशन यहाँ पर आ गई थी। जैसा कि आपने देखा कि जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी वो मिडिल क्लास जर्मन्स में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी, जिन्होंने 1848 में ट्राई किया था कि जर्मन कॉन्फेडरेशन, जो जर्मनी छोटे छोटे पार्ट्स में टूटा हुआ है, वो एकजुट हो जाए और एक पार्लियामेंट बने जो पूरे की पूरी जर्मनी को गवर्न करे। ऐसा जर्मन मिडिल क्लास ने ट्राई किया था, बट वो हो नहीं पाया था, दबा दिया गया था, वो हमने देखा था। तो लिबरल इनिशिएटिव ये जो था नेशनल बिल्डिंग का, सॉरी साफ नहीं बोल रहा मैंने, लिबरल इनिशिएटिव जो कि नेशन बिल्डिंग का था, यानी कि देश बनाने का ये जो इनिशिएटिव था, उसको पहले तो रिप्रेस कर दिया गया था। किसने रिप्रेस किया था? मिलिट्री ने किया था। मिलिट्री को सपोर्ट किसने किया था? जंकर्स ने। लैंड, जो बड़े बड़े जमींदार होते थे ना, उनको जंकर्स बोला जाता था, याद रखिएगा। हुआ जंकर्स तो लार्ज लैंड ओनर्स पर्शिया के। तब से प्रशिया ने एक लीडरशिप ले ली थी नेशनल यूनिफिकेशन के मूवमेंट की। तो जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई थी वो एजुकेटेड मिडिल क्लास ने की थी, बट अगर उसको दबा दिया गया था आर्मी के द्वारा। बट उसके बाद कि भाई हम देश को जोड़ेंगे, ये काम हाथ में ले लिया था आर्मी ने। अब किसकी आर्मी ने? प्रशिया की आर्मी ने, क्योंकि प्रशिया काफ़ी बड़ा और पावरफुल हिस्सा था जर्मनी का। इसके जो चीफ मिनिस्टर थे ऑटो वन बिस्मार्क, इसी को ही कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को याद रखना है कि आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी किसको बोला जाता है। अगर जर्मन यूनिफिकेशन पे क्वेश्चन आएगा तो ऑटो वन बिस्मार्क का नाम जरूर आएगा। ऑटो वन बिस्मार्क किसका चीफ मिनिस्टर था? प्रशिया। क्योंकि जर्मनी छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ था, उसमें एक पार्ट प्रशिया था और प्रशिया का चीफ मिनिस्टर था ऑटो वन बिस्मार्क, और प्रशिया ही लीड कर रहा था जर्मन यूनिफिकेशन के प्रोसेस को। अब कैसे किया गया जर्मन यूनिफिकेशन? विद द हेल्प ऑफ आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी होते हैं ना, जो वो होते हैं बाबू लोग, वो 3 वॉर्स लड़ी गई 7 सालों में। किस किस के साथ? ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ, फ्रांस के साथ। इसमें प्रशिया जीत गई और जर्मन यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो जर्मन यूनिफिकेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि सबसे पहले जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई उसको खत्म कर दिया, उसको दबा दिया आर्मी ने। किसकी मदद से? लार्ज लैंड ओनर्स, जंकर्स की मदद से। अब प्रशिया मेन रोल में उभर करके आया। इसके जो चीफ मिनिस्टर थे ऑटो वन बिस्मार्क, इनका सबसे बड़ा रोल है जर्मन यूनिफिकेशन में। यूनिफिकेशन का प्रोसेस आप समझिए कि लगभग 7 साल तक चलता है। 7 साल में 3 बड़ी जंगें होती हैं, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, और जिसमें प्रशिया की विक्ट्री होती है। और प्रशिया क्योंकि एक जर्मनी का पार्ट था, तो वो अपने सारे छोटे भाई बंधुओं को एकजुट कर लेता है और प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि प्रशिया ने ही इसको पूरा लीड किया था, तो 1871 में जो प्रशियन किंग था विलियम वन, उसने प्रोक्लेम कर दिया कि वो जर्मनी का एम्परर है। और ये पूरी की पूरी सेरेमनी कहाँ पर हुई? वर्साइल्स में। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स क्या है, याद है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो जनवरी 1871 में प्रशियन किंग, जिसका नाम था विलियम वन, उसने प्रोक्लेम किया कि भाई मैं जर्मनी का राजा बनूंगा। और ये सेरेमनी हुई वर्साइल्स में। हो गया।
ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग, बहुत ही ठंडी सुबह थी, 18 जनवरी 1871 की एक असेंबली बुलाई गई जिसमें जितनी भी जर्मन स्टेट थी, छोटे छोटे जर्मनी के इलाके थे, उनके प्रिंसेस आए, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव आए और जो प्रशिया के इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स थे इंक्लूडिंग ऑटो वन बिस्मार्क, वो हॉल ऑफ मिरर्स यानी पैलेस ऑफ वर्साइल्स का जो हॉल ऑफ मिरर्स था उसमें सब लोग इकट्ठा हुए और एक नया जर्मन एम्पायर बना जिसका हेड बना काइजर विलियम वन ऑफ प्रशिया। तो फाइनली 18 जनवरी 1871 को ये डिक्लेयर कर दिया गया कि जर्मनी यूनिफाई हो चुका है। पैलेस ऑफ वर्साइल्स हॉल ऑफ मिरर्स में एक मीटिंग हुई और काइजर विलियम वन ऑफ प्रशिया को राजा घोषित कर दिया गया पूरे यूनाइटेड जर्मनी का। ये एक पिक्चर टाइप की उसकी बना रखी है कि किस तरीके से पूरा ये प्रोसेशन हुआ था। ठीक है, ये जो है इसमें काइजर विलियम है और इसमें प्रशियन आर्मी के कमांडर इन चीफ है और जनरल वॉन है और पास में ही बिस्मार्क है। तो ये बिस्मार्क के 70th बर्थडे पर उनको गिफ्ट की गई थी ये पिक्चर। तो जर्मनी जो है वो प्रशियन मॉडल पर चला कि प्रशिया जिस तरीके से चलता था पूरा का पूरा जर्मनी, जो छोटे छोटे स्टेट्स मिलकर के एक हो गए थे, प्रशियन मॉडल पर पूरा जर्मनी चला। तो ये हो गया जर्मन यूनिफिकेशन। तो देखो पहले ये वाला पर्शिया वाला एरिया था, बाकी छोटे 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 थे, अब पूरा मिलकर के एक जर्मनी बन गया। तो ये हो गया, ठीक है। अब जर्मन यूनिफिकेशन का प्रोसेस समझ में होपफुली आ गया होगा। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म्स में भी जो वीडियो लेकर के आऊंगी उसमें आपको पॉइंट वाइज लिख करके दिखा दूंगी कि जर्मन यूनिफिकेशन, इटालियन यूनिफिकेशन, फिर उसके बाद स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन ने कैसे कैसे आसपास कब्जे किए, तो वो सब। अब हम देखते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली। जर्मनी की तरह ही इटली की भी बहुत ही लंबी हिस्ट्री रही है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की, यानी कि इटली भी बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ था। इटालियंस जो है ना, वहाँ पे भी बहुत थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी डायनेस्टीज हुआ करती थी, मल्टीपल नेशंस हुआ करते थे इंक्लूडिंग हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग एम्पायर में भी इटली का एक हिस्सा आया करता था। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी इटली जो है, अब 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। मतलब इटली पूरा का पूरा 7 भागों में बटा हुआ था, जिसमें से सिर्फ एक भाग सार्डिनिया पीडमोंट पर इटालियन प्रिंसली हाउस था। यानी कि अगर इटली 7 पार्ट्स में बटा हुआ था, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, तो सिर्फ एक ही पार्ट जिसका नाम था सार्डिनिया पीडमोंट, इसका जो राजा था ना वो इटालियन था, बाकी सारे के सारे बाहर के लोग थे, इटालियन लोग वो नहीं थे। द सेंटर वॉज रूल्ड बाय पोप। सेंटर का इलाका जो था, एक पार्ट पोप रूल करते थे। पोप कौन होते हैं? पोप क्रिश्चियनिटी के हेड होते हैं। तो एक पार्ट जो था इटली का वो हेड किया करते थे पोप, एक पार्ट जो था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग यानी कि हैब्सबर्ग एम्पायर के कंट्रोल में था। एक पार्ट जो था वो बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के कंट्रोल में था। इवन इटालियन जो भाषा थी ना वो भी एक कॉमन रूप में नहीं आई थी, अलग अलग वेरिएशंस थी इटालियन भाषा में भी। तो भाषा भी एक तरीके की, भले ही इटालियन बोलते थे पर अलग अलग टाइप की इटालियन बोलते थे सब। और 7 हिस्सों में 7 पार्ट्स में इटली बटा हुआ था और उन पार्ट्स में भी सिर्फ एक जो थी सार्डिनिया पीडमोंट वो इटली के थे, बाकी सब लोग बाहर के राजा वगैरह थे। एक पार्ट बर्बन किंग्स के पास था जो कि स्पेन के थे, एक ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर थी, है ना। तो भाई लोगों को क्या लगता होगा, कुछ राष्ट्रवादी लोग भी तो होंगे, और ऐसे राष्ट्रवादी लोग थे जिनका नाम था गिउसेppe मज़ीनी। तो बिस्मार्क इम्पॉर्टेंट है जर्मन यूनिफिकेशन के लिए और मज़ीनी इम्पॉर्टेंट है इटालियन यूनिफिकेशन के लिए। तो 1830s के टाइम पर जो मज़ीनी था उसने सोचा कि भाई मैं एक यूनाइटेड इटालियन रिपब्लिक बनाऊंगा। इसके लिए उसने सीक्रेट सोसाइटी बनाई, यंग इटली। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यंग इटली। किसने बनाई? यंग इटली बनाई मज़ीनी ने। और क्या चाहता था ये? इटली को यूनिफाई करना, क्योंकि इटली छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ था। अब बट ये फेल हो गया। इसने अपराइजिंग्स करी, 1831 में भी करी, 1848 में भी करी, बट ये नहीं सक्सेसफुल हो पाया। 1848 meant that Mental now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian state through war। अब एक ही तो इटालियन
है ना, राजा था वहाँ पर, बाकी सब तो बाहर के लोग थे। तो भाई वहाँ का सार्डिनिया पीडमोंट का जो राजा था किंग विक्टर इमैनुअल टू, उसने ही थोड़ा सा सोचा कि चलो मैं ही ट्राई करता हूँ इटली को यूनिफाई करने का। इन द आइज ऑफ रूलिंग एलिट्स ऑफ द रीजन, यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देम पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। तो जो अमीर लोग थे इटली के, उन्होंने सोचा भाई इटली एक हो जाएगा ना तो हमारे व्यापार में फ़ायदा हो जाएगा, हमारा डोमिनेंस बढ़ जाएगा। अभी देखो ये ओटो वन बिस्मार्क को दिखा रहा है जर्मन राष्ट्रीय पार्लियामेंट में। अब आगे जो क्या होता है, चीफ मिनिस्टर कैवूर होता है किसका, पीडमोंट वाले इलाके का। हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाइड द रीजन ऑफ इटली वॉज नीदर अ रिवॉल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। अब देखो ना, चीफ मिनिस्टर केवर है, यानी कि वो राजा के अंडर एक तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। वो ना ही कोई क्रांतिकारी था, ना ही वो डेमोक्रेसी लाना चाहता था। लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ इटालियन एलीट, वो बाकी इटली के लोगों की तरह ही एजुकेटेड जो थे और जो अमीर थे, वो फ्रेंच भाषा ज़्यादा अच्छे से बोलता था एज कम्पेयर टू इटालियन। मगर थ्रू अ टेक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रेंच इंजीनियर्ड बाय केवूर, सार्डिनिया पीडमोंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। तो एक एरिया इटली का जो कि ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में था, फ्रांस की मदद से कैवूर ने उसको हरा दिया। यानी कि कैवूर ने फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा करके इटली से निकाल दिया। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स, लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर लीडरशिप ऑफ गिउसेप्पे गैरिबाल्डी जॉइंड द फ्रे। तो यहाँ पर क्या था, मजीनी था और यहाँ पर गैरिबाल्डी भी आया था। मतलब जो कैवूर ने फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रियन फोर्सेस को जब वो लड़ाई कर रहा था ना, तो जो गैरिबाल्डी था ये भी अपनी एक फोर्स लेकर के आ गया था, और इसकी फोर्स में आसपास के कॉमन लोग थे जिन्होंने ज्वाइन किया था, है ना। इन 1860 दे मार्च इनटू साउथ इटली किंगडम ऑफ टू सिसिली एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट इन ऑर्डर टू ड्राइव द स्पेनिश रूलर्स। तो भाई उन्होंने स्पेनिश रूलर्स को, अभी देखो इन्होंने किसको निकाला था, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को निकाला था पहले तो, फिर उसके बाद सदर्न इटली में भी मार्च कर ली, और किंगडम ऑफ टू सिसिली जो कि साथ में से एक पार्ट था वो भी इन्होंने जीत लिया, और स्पेनिश लोगों को भी बाहर निकाल दिया। इससे पहले ऑस्ट्रियन लोगों को बाहर निकाला था और अब स्पेनिश लोगों को भी बाहर निकाल दिया। ये आपको ना पॉइंट फॉर्मेट्स में जब याद करेंगे ना तब और बेटर तरीके से समझ में आएगा, मैं भी आपको बताऊंगी कैसे। फिर 1861 में विक्टर इमैनुअल टू को किंग ऑफ यूनाइटेड इटली प्रोक्लेम कर दिया गया, तो 1861 में। हावेवर ज़्यादातर जो इटालियन पॉपुलेशन थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको तो कुछ पता ही नहीं था कि भाई ये क्या यूनिफाई हो गया है, नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी क्या होती है। पीजेंट्स जिन्होंने गैरिबाल्डी को सदर्न इटली को आज़ाद करवाने में सपोर्ट किया था, उन्होंने इटालिया वो इटली को बोलते थे, ये नाम ही नहीं सुना था कि भाई ला इटालिया क्या है। उन लोगों को तो लगता था कि जो विक्टर इमैनुअल उनका राजा है ना, राजा की वाइफ का नाम ला तालिया है, तो लोगों को पता ही नहीं था कि इटालिया क्या है। वो तो इटालिया की जगह मतलब अपने देश को ही ला तालिया कौन, ला तालिया इमैनुअल की वाइफ, ऐसा लोग सोचते थे, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनको पता ही नहीं था कि चल क्या रहा है दुनिया में। और यही लोगों ने आज़ादी भी करवा दी, मतलब एक इलाके की जो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज था स्पेनिश लोगों से। तो क्या क्या आता है देखो, इसमें सबसे पहले आप ये बताएंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली में कि इटली 7 पार्ट्स में बटा हुआ था, और उसमें से सिर्फ एक पार्ट था सार्डिनिया पीडमोंट का जिसमें खुद इटली का शासक था, बाकी सारे के सारे जो पार्ट्स थे वो बाहर के लोग बसे हुए थे। एक पार्ट पर पोप का जो है कब्जा हुआ करता था। मजीनी जो था वो ये चाहता था कि भाई देश को एक किया जाए, इतने छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स में वो बटा हुआ है। फिर उसके बाद वो ज़्यादा नहीं कुछ कर पाया, तो फिर जिम्मेदारी आ गई सार्डिनिया पीडमोंट का जो राजा था उस पर, तो उसने भी कुछ काम किया। उसका मिनिस्टर था कूवर जो था, कैवूर या कूवर बोल लो, कुछ भी बोल लो यार, ये इटली और फ्रांस वाले नाम है, हम लोग हिंदी वाले लोग कैसे लेंगे, है ना, तो कैवूर कह लो, इंग्लिश में लीजिए कैवूर। अब देखो कैवूर ने फ्रेंच लोगों के साथ टाई अप किया और कहा कि ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हम निकाल के बाहर फेंकेंगे, तो भाई निकाल के बाहर फेंक दिया।
फिर उसके बाद गैरिबाल्डी की ने बाकी पीजेंट्स की मदद से किंगडम ऑफ टू सिसिली वाले इलाके में बाहर कर दिया स्पेनिश को। फिर फाइनली इटालियन यूनिफिकेशन हो गया, विक्टर इमानुएल टू को राजा बना दिया गया इटली का। मगर इटली के लोग इतने मतलब अनपढ़ थे, उनको पता ही नहीं था कि उनका देश एक हो चुका है और इतालिया क्या होता है। वो तो सोचते थे कि भाई ला तालिया राजा की बीवी का नाम है। तो ये था प्रोसेस इटालियन यूनिफिकेशन का। इसमें आपको काफ़ी सारे नाम याद रखने हैं और कुछ कुछ इवेंट्स याद रखनी है कि भाई पीडमोंट सार्डिनिया क्या है, किंगडम ऑफ टू सिसिली में कौन था, गरिबाल्दी कौन था। तो थोड़ा सा रट्टाफिकेशन आपको करना पड़ेगा। ये हो गए हमारे इटालियन यूनिफिकेशन। अब हम देखते हैं स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन तो स्ट्रेंज है ही, कब्जे कर रखे हैं इसने पूरी दुनिया पे आज भी, और अपने देश के लोगों पे कब्जे कर रखे हैं, आप ये समझ लो। ये देखो गरिबाल्दी के बारे में है कि इसने जो है क्या क्या इलाके में मतलब पेपल स्टेट्स भी एक इलाका था उसका, इटली का ही। तो जो ये गरिबाल्दी था ये मतलब सबसे ज़्यादा जो है सेलिब्रेटेड या फिर कहते हैं कि सबसे बड़ा फ्रीडम फाइटर ये था गिउसेप्पे गरिबाल्दी। इसने लोगों को जो है इकट्ठा किया था और इसका बहुत बड़ा रोल रहा था इटली को यूनिफाई करने में। तो इन 1854 ही उसने सपोर्ट किया था विक्टर इमानुएल टू को। इसके एफर्ट से जो है इटली यूनिफाई हो पाया था। 1860 में गरिबाल्दी ने फेमस एक्सपेडिशन किया था ऑफ द थाउजेंड टू सदर्न इटली। फ्रेश वॉलंटियर्स जो है ज्वाइन करते रहे थे और फिर उसके बाद उनको जो मैंने आपको बताया था ना कि बहुत सारे गांव के लोगों ने इसकी हेल्प करी थी, आर्मी बनाई थी और अपने देश को यूनिफाई इन्होंने किया था। अब देखो यहाँ पर आगे आता है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। जो मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट था ना, सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इज ग्रेट ब्रिटेन। ये क्या था, मतलब ग्रेट ब्रिटेन का मॉडल क्या था एक नेशन स्टेट का। इन ब्रिटेन फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहीवल और रिवॉल्यूशन। कोई यहाँ पर रिवॉल्यूशन नहीं हुआ, एकदम रिवॉल्यूशन हुआ जैसे इटली में रिवॉल्यूशन हुआ, जर्मनी में रिवॉल्यूशन हुआ और ये एक हो गया। नहीं, इन्होंने ना धीरे धीरे करके टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग इलाकों को कहने लगे कि भाई हम हैं द ग्रेट ब्रिटेन। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। इन्होंने तसल्ली से काम किया था सारा का सारा। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी से पहले तो कोई ब्रिटिश नेशन हुआ ही नहीं करता था। प्राइमरी आइडेंटिटीज जो होती थी ना लोगों की, हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइल्स वर एथनिक वंस। मतलब वहाँ पर रहने वाले लोगों की अपनी अलग अलग आइडेंटिटीज होती थी। ब्रिटिश आइल्स का मतलब है ब्रिटेन कोई एक लैंडफॉर्म नहीं है, ये छोटे छोटे आइल्स मतलब आइलैंड से थोड़े से बड़े इलाके हैं। 4 बेसिकली इलाके हैं इनके जिससे मिलकर के ग्रेट ब्रिटेन बनता है, वो हम देखते हैं। इंग्लिश, वेल्श, स्कॉटिश और आयरिश। तो ये अलग अलग टाइप की एथनिसिटीज हुआ करती थी। ऑल दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चर, और इनके अलग अलग कल्चर भी हुआ करते थे और इनके पॉलिटिकल ट्रेडिशन भी काफ़ी डिफरेंट हुआ करते थे। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडीली ग्रो इन द वेल्थ, अब इनमें से इन 4 में से इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश, इनमें से जो है इंग्लिश लोग पैसे वाले हो गए तो ये बाकी सारे लोगों पर अपनी अपनी चलाने लगे, जैसे अंग्रेज यहाँ पर आकर के अपनी अपनी चलाने लगे थे। इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्की से पावर ले ली थी, मतलब राजा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन, राजा रानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आ गए थे 1688 में, और एक नेशन स्टेट का इन्होंने फॉर्म करने की कोशिश करी जिसमें इंग्लैंड सेंटर पे होगा, मतलब इंग्लैंड सेंटर पे होगा और वेल्श वाला रीजन, स्कॉटिश वाला रीजन और आयरिश वाला रीजन इनके कंट्रोल में आएगा। एक्ट ऑफ यूनियन, ये आपको याद रखना है, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 का पास किया गया जिसके तहत इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जो है मिल करके यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाने लगे। मीन्स इन इफेक्ट दैट इंग्लिश वाज केपेबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। इंपॉर्टेंट है, यूनियन एक्ट जो था 1707 का, इसके तहत इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जो कि पहले अलग हुआ करते थे वो एक हो गए और बन गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो पहले इंग्लैंड स्कॉटलैंड अलग थे, 1707 का एक्ट ऑफ यूनियन आया, उससे बन गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और अब इंग्लैंड का इन्फ्लुएंस स्कॉटलैंड पे भी हो गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो है वो इंग्लिश मेंबर्स ज़्यादा हुआ करते थे, ज़्यादा इनकी जो स्कॉटलैंड वाले थे इनकी चलती नहीं थी। अब ब्रिटिश आइडेंटिटी की ग्रोथ होने लगी और
और स्कॉटलैंड का जो अलग कल्चर था, उनके जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे, उनको दबाया जाने लगा। कैथोलिक क्लान्स जो कि रहा करते थे, दो टाइप के जो है डिविजन्स है क्रिश्चियनिटी में, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो जो कैथोलिक क्लान्स रहा करते थे स्कॉटिश हाईलैंड्स में, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा खराब व्यवहार किया गया, उनको दबाने की कोशिश की गई क्योंकि वो अपनी आज़ादी मांग रहे थे। तो स्कॉटलैंड में कैथोलिक्स को जो है वो दबाया गया। स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन, तो स्कॉटिश हाईलैंडर्स जो है एरिया था, उनको अपनी भाषा जो कि उनकी गैलिक लैंग्वेज थी, उनकी जो नेशनल ड्रेस थी, उनको सब कुछ अपनी ड्रेस अपनी भाषा बोलने से रोका गया और उनको अपने ही घरों से बाहर निकाल दिया गया। तो स्कॉटलैंड आ गया इनके साथ, तो उनको पूरा दबाने लगे कौन, इंग्लिश लोग। आयरलैंड के साथ भी सेम हुआ जो कि स्कॉटलैंड के साथ हुआ था, उनको भी ज़बरदस्ती जो है कब्जा करा इंग्लिश लोगों ने। आयरलैंड दो अजीब से पार्ट्स में, मतलब कैथोलिक्स में और प्रोटेस्टेंट में वो बटा हुआ था। इंग्लैंड ने जो है, इंग्लिश लोगों ने प्रोटेस्टेंट्स की मदद करी आयरलैंड के और अपना कब्जा इन पे जमा दिया, और उसको कैथोलिक कंट्री जो है वो थी पहले, बट अब प्रोटेस्टेंट वालों को क्योंकि इंग्लिश लोगों ने हेल्प करी थी, तो वो एक जो कैथोलिक कंट्री थी ना, उसको प्रोटेस्टेंट्स के कंट्रोल में कर दिया। कैथोलिक्स ने रिवोल्ट किया ब्रिटिश डोमिनेंस के ऊपर, मगर ब्रिटिश ने उनको दबा दिया। फेल्ड रिवोल्ट हुआ था, a failed revolt led by Wolfe and his United Irishmen. Ireland was forcibly incorporated into United Kingdom in 1801। तो पहले आ रहा है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये प्रोसेस, इसलिए इसको मैं एक एक लाइन में आपके लिए अलग से वीडियो लेकर के आऊँगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन करके मैं एक एक पॉइंट में सी वाला ना एग्जाम में काफ़ी कम आते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन सबसे ज़्यादा इटली और जर्मनी का ही आता है, या फिर स्पेन, हाँ इटली जर्मनी का ही सबसे ज़्यादा आता है। बाल्कन्स का भी आता है, इनका सबसे कम आता है, तो ये सबसे कम इम्पोर्टेंट है। बट आने तो आ ही सकता है ना, हो सकता कम इम्पोर्टेंट है 10 साल से नहीं आया, बट आपके एग्जाम में आ जाए तो ये भी हो सकता है, राइट। तो इसलिए करना है। सबसे पहले इन्होंने स्कॉटलैंड पे कब्जा किया, ये याद रखना है। स्कॉटलैंड के बाद इन्होंने आयरलैंड पे कब्जा किया। आयरलैंड पे दो पार्ट्स थे, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट। तो इन्होंने कैथोलिक्स का सपोर्ट नहीं किया, इन्होंने प्रोटेस्टेंट्स का सपोर्ट किया और कैथोलिक्स को इन्होंने दबा दिया, और फाइनली इन्होंने आयरलैंड को भी अपने कब्जे में ले लिया। अब एक नया ब्रिटिश नेशन बना, वाज फॉर्स्ड थ्रू द प्रोपोगेशन ऑफ डोमिनेट इंग्लिश कल्चर। तो एक नया ब्रिटिश नेशन बना जो कि इंग्लिश कल्चर को, क्योंकि इंग्लिश भाषा इन्होंने सब में फैला दी, अपना कल्चर सब में फैला दिया। सिंबल्स थे एक नए ब्रिटेन के, वो क्या थे, ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग, नेशनल इंग्लिश लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया, वर एक्टिवली प्रमोटेड एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज सबऑर्डिनेट पार्टनर्स ऑफ दिस यूनियन। तो जो बाकी देश थे वो इसके पूरी तरीके से अंडर में आ गए, इसके कंट्रोल में आ गए इंग्लिश के। तो ये इस तरीके से जो है चला। ये मैं बिल्कुल इजी फॉर्मेट में आपको ना क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में भी प्रोवाइड कर दूँगी। तो ये हमारा हो गया जर्मन, इटालियन और ब्रिटिश यूनिफिकेशन।